हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या फील्ड्स इंक्लूड होते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस किस फील्ड में काम आती है और मैनेजर को मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए किस किस फील्ड की नॉलेज का होना जरूरी है। ये सब चीजें स्कोप के अंदर आ जाती है। ठीक है, आंसर इसका स्टार्ट करते हैं। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड। इट एनकम्पस अ वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन सच एज बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। तो उसने यही बोला कि जो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके स्कोप में बजटिंग, वो बजटिंग भी करती है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है, वो कॉस्ट कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग करने में भी हेल्प करती है, रिपोर्टिंग करने में भी हेल्प करती है। जिसके वजह से क्या है, इट रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ रिलेटेड फील्ड। इसलिए उस सब के लिए उसको बहुत सारे फील्ड्स की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पर्सन इतने सारे काम, बजट का काम, फाइनेंशियल का काम, कॉस्ट का काम, डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है, तो उसे इन सब फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर कॉस्ट कंट्रोल करना है तो उसे कॉस्ट मैनेजमेंट की, कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है तो उसको फाइनेंस अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो इंटरनल कंट्रोल कर रहा है तो उसे ऑडिटिंग, टैक्स, इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो द फील्ड्स विच आर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच फ्रॉम द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर डिस्कस बिलो। अब हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में कौन कौन सी, वैसे तो बहुत सारी फील्ड है, बट जो ज्यादा जरूरी फील्ड है वो कौन सी है और उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्कोप है हमारा टैक्सेशन। एज द टैक्स प्लानिंग इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सो ही हैज बी अवेयर ऑफ द वेरियस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, एक्साइज, service tax, VAT, corporate dividend, etc. Thus, taxation is also an important part of management accounting. ये बोला है कि जो टैक्सेशन है ना, अगर जो भी कोई भी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा है या मैनेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो तो टैक्स तो उसे पे करना ही है, उसको टैक्स की प्लानिंग तो करनी है। जब उसको टैक्स की प्लानिंग करनी है तो उसको आफ्टर सी बात इनकम टैक्स, एक्साइज, सर्विस, वैट, इसको इन सब चीजों की टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। वो टैक्स तो बना रहा है, टैक्स की प्लानिंग कर रहा है मैनेजर, बट उसको यही नहीं पता कि 5% जीएसटी लग रहा है कि 10% जीएसटी लग रहा है, कि अभी कौन सी न्यू पॉलिसी चल रही है, कि अभी कोई चेंजेस आए हैं टैक्स के रिलेटेड कि नहीं है। जब उसे पता ही नहीं होगा वो कैसे सही टैक्स प्लान करेगा, वो कैसे अप्लाई करेगा। तो उसे इस सब चीजों की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए टैक्सेशन का जो पार्ट है, जो टैक्सेशन की नॉलेज है, वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट सो दैट इट कैन टेक प्रॉपर डिसीजन एट अ राइट टाइम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ये भी है कि वो क्या करे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सही टाइम पे उस मैनेजर तक पहुंचाए। ठीक है, यही तो मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन के ऊपर तो मैनेजर डिसीजन लेगा। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी, एक्यूरेट नहीं होगी, सही टाइम पे नहीं पहुंचेगी, तो उसका क्या फायदा। तो वही है कि उसको टाइम टू टाइम उस इंफॉर्मेशन को मैनेजर को रिपोर्ट करता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाई टू मैनेजमेंट थ्रू प्रॉपर रिपोर्ट एज देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ रिपोर्टिंग, oral report, written report और graphic reports etc. ठीक है, the management accountant must select an appropriate method of reporting which can fulfill the need of receipt of specific report. अब ये तो हमें पता लग गया कि उसे उस इंफॉर्मेशन को सही टाइम पे मैनेजर तक पहुंचाना ताकि सही डिसीजन ले सके। ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि वो इंफॉर्मेशन ऐसे ही पहुंचा देगा उठा के, उसको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, अब वो रिपोर्ट किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो लिख के उसको रिपोर्ट कर दे इंफॉर्मेशन को, रिटर्न रिपोर्ट, या उसको ओरल रिपोर्ट कर दे, बोल के बता दे कि ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये उसको ग्राफिक रिपोर्ट करे। काफी बार हम चार्ट्स, पाई चार्ट्स, डायग्राम का हेल्प कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो लुक अट्रैक्टिव लगती है। अब आप सबको पता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंट उसमें कोई सेट ऑफ रूल्स तो है नहीं, तो उसमें बहुत सारे मेथड है, इसलिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं कि आपको कैसे उसको करना है। अब जिसको जैसे अच्छा लगता है, अगर आप कोई अगर मैनेजर हो तो उसको लगता है कि उसको अगर मैं ओरल दूंगा तो मैं ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता हूँ, अगर मैं रिटर्न दूंगा तो मैं ज्यादा अच्छे से दूँ, तो उसको जो सा अच्छा लगता है वो कर सकता है। लेकिन वो फुलफिल करनी चाहिए नीड को, मतलब बस इंफॉर्मेशन सही टाइम पे सही पहुंचनी चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस वे से पहुंच रही है, ओरल से पहुंच रही है, रिटर्न से पहुंच रही है, ग्राफिक से पहुंच रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड refers to various tools or method adopted for collection, classification, presentation, analysis, and interpretation of figure of data. Time series regression, probability,
Sampling are one of the important statistical method often used by management as an at planning, forecasting, controlling, etc. Use of various statistical tools such as graphs, diagrams, charts, etc. make information more impressive and statistical easily understandable. स्टेटिस्टिकल मेथड क्या होता है? स्टेटिस्टिकल मेथड आप सबको मालूम है कि स्टेटिस्टिक्स के नाम पे हम बुक्स भी होती है जिसमें हमें टाइम रिग्रेशन, टाइम सीरीज रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा हमें कलेक्ट करने का मेथड बताती है, फिर उसे क्लासीफाई करना कि मतलब किस किस एरिया के अंदर उसको क्लासीफाई करना है, डिवाइड कैसे करना है, फिर उस डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, फिर इंटरप्ट भी करना है कि उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। इसको ये स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं और ये सब चीजों में जो उसकी हेल्प करती है उसको स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्टैटिस्टिकल मेथड है ना, वो किस लिए हेल्प करती है? वो प्लानिंग के लिए हेल्प करती है, फोरकास्टिंग के, कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। अब ये जो एड लिखा है ना, AID, इसका मतलब होता है हेल्पफुल, ठीक है, कि किसमें हेल्प करती है। तो जो स्टैटिस्टिकल टूल है ना, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कि आपको रिटर्न में और नहीं हो सकते, ये आपको मतलब ग्राफ्स में भी हो सकते हैं, डायग्राम्स में भी आप यूज कर सकते हो, चार्ट के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे कभी कभार होता है ना कि जो हम ऐसे अ, वो लाइन बनाते हैं ना, वो ऐसे एक ऐसे वाली, फिर उसको ऐसे साइड में एक्स लिखते हैं, ऊपर हम वाई लिखते हैं, फिर हम ऐसे उतना उतना का गैप देते हैं, 1 2 3 का, फिर ऊपर जो चार्ट बनाते हैं हम लोग को चार्ट मिलता है। अब उसमें हम काफी बार हमें क्वेश्चन आता है ना शुरू से कि पॉपुलेशन इतनी है, बॉयज की इतनी कम है, तो ऐसे ग्राफ बनाओ, तो हम बनाते हैं ना, तो वो किसका पार्ट है? वो स्टेटिस्टिकल मेथड का ही पार्ट है। कई बार ऐसे आता है कि आप राउंड करके छोटे होते पे ना एक सर्कल बनाओ, सर्कल में देखो कि 50% बॉयज है तो वो 50% पे ही कट करके उसको फिल कर दो, 20% गर्ल्स है तो उसको करके फिल कर दो। ये किसका पार्ट है? सब स्टेटिस्टिकल मेथड का पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। इट प्रोवाइड फॉर एन एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर विच enables the management to know not only the total cost of product manufacture but it's also constitute का मतलब होता है कंपोनेंट, उसके तत्व, ठीक है। वही बोला कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि डिटरमाइन करना कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है या उसकी सर्विस कितनी है। ये एनालाइज करता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना एक्सपेंडिचर लग रहा है। वो ऐसे नहीं बताता कि एक्सपेंडिचर लग रहा है तो एक प्रोडक्ट बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, वो सिर्फ ये भी बताता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर अंदर उसमें जो जो चीजें हुई उनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, it is not sufficient for the management to know the cost of a shirt is rupees 125. The management is also interested in knowing the amount spent for cloth in shirt, the amount of labor and other expenses so that it can control and reduce its cost. आप एग्जाम्पल समझिए कि अब मैनेजमेंट, आपने शर्ट तो 125 की बना दी एक शर्ट, ठीक है, आपने बोल दिया कि हमें 125 का कॉस्ट पड़ा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये नहीं जानना चाहते, अगर मैनेजमेंट को आप इतना बता दोगे कि भाई 125 की कॉस्ट लगी, तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो आप कैसे करोगे ओवरऑल? आपको क्या पता है कि किस चीज में कहाँ पे ज्यादा कॉस्ट लग रही है, कहाँ पे प्रोड्यूस करनी है? आप उठा के कह दो कि भाई लेबर को सैलरी कम दो, क्या पता लेबर को हम पहले से सैलरी कम दे रहे हो, वहां पे खर्चा ही ना हो हमारा। तो वही चीज उसने बोला कि वो सिर्फ टोटल नहीं बताती, वो ये भी बताती कि कहाँ कहाँ पे आपका कॉस्ट कितना लगा है, कि मतलब आपको क्लोथ खरीदने में शर्ट का कितना लगा है, लेबर ऑफ अमाउंट कितनी लगी है, एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, जैसे आपको डिलीवरी के, आपको पैकेजिंग के, आपको जो स्टिकर्स होते हैं उन सबके, उनको संभाल के रखने के, वेयर हाउसेस के अदर एक्सपेंसेस पे कितना लगा है, ठीक है, ताकि आप वो देख सके। अब जैसे पहले तो हमने तुक्के से बोल दिया कि सैलरी लेबर की कम कर दो, कि लेबर पे ज्यादा एक्सपेंसेस हो, क्या पता उसको कम मिल रही होगी सैलरी, ठीक है। अब जब हमें अलग अलग चीज पता लगी, उसने बता दिया कि कपड़े पे इतना है और लेबर पे इतना कॉस्ट है और एक्सपेंस में हमने ध्यान से देखा, तो हमें पता लगा सबसे ज्यादा हम खर्चा तो कपड़े पे कर रहे हैं, ठीक है। क्लोथ ऑफ कपड़ा जो था वो हम सबसे ज्यादा महंगे में खरीद रहे हैं। तो फिर मैनेजर ने क्या कहा कि नहीं भाई, क्लोथ जो है वो थोड़ा सस्ता खरीदो, ये बहुत ज्यादा तुम खरीद रहे हो, महंगा खरीद रहे हो, किसी और शॉप से देखो किसका रेट कम होता है, या इसको बार्गेनिंग करके इसको कम करो, क्योंकि यहाँ कॉस्ट है। फिर आप क्या कर सकते हो? आप सही कंट्रोल करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम, कॉस्ट भी रिड्यूस होगा और आप सही जगह से कॉस्ट रिड्यूस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एड्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज सच अ वे टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, फोरकास्टिंग। दस वी से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल जब अकाउंटिंग एंड होती है उसी को स्टार्ट होती है, ठीक है। पर वो ऐसे नहीं कि अलग से स्टार्ट होती है, वो उसी का ही एक पार्ट है जो उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, अब उसी के ही डाटा
डाटा को उठा के जो रिजल्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने निकाल दिया, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसी इंफॉर्मेशन को उठाती है, उसी को ही प्रेजेंट करती है ना, आगे सारा प्रोसेस करके, सारे एनालाइज करके, इंटरप्ट करके फिर उसको प्रेजेंट करती है ना मैनेजर को। अभी फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना रहा है उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है, उसे यही नहीं पता कि फॉर्मेट सही बना है कि नहीं बना है, उसने जो इक्विटी लिखी है वो सही जगह लिखी नहीं लिखी, क्या पता उसने जैसे काफी चीजें होती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐड नहीं करते वो कर दी हो, क्या पता उसने फिक्स्ड एसेट की जगह नॉन फिक्स एसेट डाल दी हो, नॉन फिक्स एसेट जगह फिक्स। जब उस मैनेजर को मालूम ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उस गलती को देख ही नहीं पाएगा, वो उसी इंफॉर्मेशन को आगे लेके चलेगा। बट अगर आपको उसकी नॉलेज होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अगर आपको मालूम होगा तो आप कहीं पे भी गलती होगी, कहीं पे भी कुछ अगर मिस्टेक, आप तुरंत पकड़ लोगे कि भाई ये चीज यहाँ गलत थी, ये चीज यहाँ गलत है। तो वही चीज उसने बोली है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना रहे हैं इसका ये मतलब उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आप उसी इंफॉर्मेशन को तो आगे इंटरप्ट कर रहे हो ना, एनालाइज करो। अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं आएगी तो आप कैसे करोगे? अब फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी है आगे, ठीक है, आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हो आगे, अगर आप स्टार्टिंग में एबीसी ही नहीं सीखोगे तो आप इंग्लिश कैसे बोलना सीख जाओगे? राइट, तो आपको एबीसी भी तो आना चाहिए, आपने उसी एबीसी को जोड़ के इंग्लिश बनानी है ना। तो वही चीज है कि आपको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनानी है तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कि आपने उसी के डाटा को आगे एनालाइज करना है, उसी को ही आपने प्रेजेंट करना है मैनेजर को, ठीक है। Sixth point is internal financial control techniques. Scope of management accounting also covers the application of various financial control techniques like internal audit, internal check and efficiency office management, etc. अब मैं आपको बता दूं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स क्या होती है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो कंपनीज है बड़ी बड़ी वो काम करती हैं, बट हम वैसे तो बाहर से गवर्नमेंट तो चेक करती हैं, हम अपना अकाउंट्स तो बनाते ही हैं जो मैनेजर, बट कभी कभार ऐसा होता है ना कि कभी कभार जो मैनेजर है वो घपले कर देता है, ठीक है। कभी बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो जाती है या कोई एंट्री, तो हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा हम अंदर से भी टैक्सेशन की पॉलिसी पे कोई रखते हैं या कोई लो को कंट्री को, तो उसको हम सारा काम दे देते हैं कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंट चेक करो, हम अपने पैसे से उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये सब चेक करो। काफी बार कंपनीज पहले से ही उसको खरीद के रखती है, मतलब उसको जॉब पे ही रख लेती है कि भाई ये सब चीजें चेक करो कि हमारी कंपनी में सही तो हो रहा है ना, जो मैनेजर अकाउंट बना रहा है वो सही तो बना रहा है, घपला तो नहीं कर रहा ना। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जो बिजनेस चला रहा है उसको मालूम हो, और अगर उसको नॉलेज है भी तो वो इतना खाली थोड़ी ना कि वो सीईओ है, वो कंपनी उसकी है तो वो हर एक कोना हर एक अकाउंट देख पाएगा, उसमें से हजार काम है। तो वो अपने अंदर से करा लेता है कि ताकि वो पहले से ही सही कर ले, अगर बाई चांस अगर बाहर से अगर इंक्वायरी हो, बाहर से कोई चीज हो, चेकिंग हो, तो वो फंसे ना। क्योंकि कई बार हम अगर ऐसे छोड़ दे और बाहर से इंक्वायरी हो जाए, अगर कहीं घपला मिले कहीं कुछ मिले, तो वो केस चलता है। आप पहले या तो केस करो उसे अपने आप को बेगुनाह करने के लिए, फिर आप पे पेनल्टीज उल्टी सब कुछ लग जाती है। तो उससे अच्छा एक सेफ जोन है कि हमने पहले से ही रीचेक कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने होमवर्क किया, ठीक है, अब बच्चे को छोटे को होमवर्क करा दिया, अब वो होमवर्क बच्चे छोटे ने कर दिया, वो तो स्कूल जाके चेक होगा ही, वो तो मैडम मिस्टेक निकाल ही देंगी कि आपकी यही मिस्टेक है। बट फिर भी पेरेंट्स एक बार बच्चे का होमवर्क घर पे देख लेते हैं कि उसने सही से लिखा है, उसने क्लीन लिखा है, उसने कहीं गड़बड़ की तो उसको इरेज करा के, उसका अगर ए गलत है तो उसको ए सही करा देते हैं, बिकॉज वो इंटरनल चेक कर रहे हैं। जब वो कॉपी स्कूल लेके जाएगा, स्कूल वाले जब उसको चेक करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी मिस्टेक को दोबारा नहीं निकले, क्योंकि उसकी इंटरनल चेक में वो सही हो चुकी है। तो बाहर जो मैम चेक कर रही है उसको एक्सटर्नल चेकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वही चीज इसने बोली कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना उसके स्कोप में ये भी आ जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट कैसे करनी है। इंटरनल ऑडिट जो अंदर के ही आदमी करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट जो बाहर से आते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑडिट कैसे करनी है, इंटरनल चेक कैसे करना है, ठीक है, उनको ये सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। Seventh is analysis and interpretation. Analysis and interpretation of financial statement is the most important function of management accounting. If the financial statement is not properly analyzed or interpreted, then wrong conclusion may be drawn. आप सबको मालूम है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही यही है, मेन काम यही है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी डाटा को एनालाइज करना, इंटरप्ट करना, फिर उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। अगर उसको एनालाइज ही करना नहीं आएगा, उसको इंटरप्ट ही नहीं करना आएगा, तो वो क्या प्रेजेंट करेगा? तो वही चीज होगी, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं होगी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे बनाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी नॉलेज ना हो
ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही काम ना आता हो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे करेगा वो। वही चीज आ गई, अगर आपको एनालाइज करना नहीं आ रहा, आपको उसको इंटरप्रेट नहीं करना आ रहा, तो आप गलत ही प्रेजेंट करोगे उस इंफॉर्मेशन को। आपको वो भी कम से कम तो आना चाहिए, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बना रहे हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।